नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अभय चौटाला का बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह खबर आई है। पंजाब में अकाली दल की बनेगी सरकार, उन्होंने कहा, और यूपी में सपा की बनेगी सरकार। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में होगा कांग्रेस का सूपड़ा साफ। तो ऐसे में तीखे बोल बोलते हुए आरोप प्रति आरोप की राजनीति की तो शुरुआत हो चुकी है 5 राज्यों में, लेकिन कहीं ना कहीं इनेलो नेता का यह बयान अपने आप में कई मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा है। चुनाव में होगा कांग्रेस का सूपड़ा साफ, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, और साथ साथ यह भी कहा है कि यूपी में सपा की सरकार बनेगी। तो अपने आप में यह बड़ा बयान अभय चौटाला द्वारा, पंजाब में अकाली दल की बनेगी सरकार, यूपी में सपा की सरकार बनेगी और चुनाव में होगा कांग्रेस का सूपड़ा साफ। ऐसे में बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभय चौटाला का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए यह बयान दिया है। उनका कहना है कि पंजाब में अकाली दल की सरकार बनेगी, क्योंकि अब जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, सीधे तौर पर उनका यह बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में सपा की सरकार बनेगी और चुनाव में होगा कांग्रेस का सूपड़ा साफ। यानी कि वर्मा जी हमारे साथी हैं और उनके फादर की अचानक देहांत हो गया, तो मैं आज उनसे मिलने आया था। मेरा एक्चुअल प्रोग्राम तो आज बारडा का है, ज्वाइनिंग है नहीं, काफी लोग ज्वाइन करेंगे पार्टी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में अब प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने विधायकों के आवास और कार्यालय का घेराव किया है। पानीपत में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने विधायक के कार्यालय का घेराव किया। हजारों की संख्या में कार्यालय का घेराव करने पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हजारों की संख्या में कार्यालय की तरफ कार्यकर्त्रियों को बढ़ता देख पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल उठे और भारी पुलिस बल विधायक प्रमोद विष्ट के कार्यालय के बाहर तैनात किया। वहीं जब आंगनबाड़ी वर्करों को आवास के बाहर ही रोक लिया गया, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सड़क पर ही धरना दिया। हड़ताल की अगुवाई कर रही यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष विमला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, या तो जल्द उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाए, नहीं तो वह उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगी। हम कार्यालय पे इसलिए आए हैं क्योंकि 8 तारीख से लगातार हमारी हड़ताल चली हुई है और इससे पहले भी हम विधायक साहब के यहाँ आए थे अपना ज्ञापन देने के लिए, और विधायक साहब ने आश्वासन दिया था कि सत्र चला हुआ है और मैं आपकी मांग को ऊंचे से ऊंचे बात पे लेवल पे उठाऊंगा और मुख्यमंत्री से वार्ता करूंगा। लेकिन हमें नहीं पता किन कारणों से विधायक ने हमारी सवाल को, हमारे जवाब को, हमारी बातों को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाया या पहुंचाया, लेकिन हमारे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। क्योंकि 29 तारीख को जब हमारे मुख्यमंत्री साहब से हमारी वार्ता हुई थी, वो हमारी विफल हो गई थी और हमने बोल भी दिया था कि इससे खुश नहीं है। लेकिन चलो फिर भी हम मान लेते हैं, जो भी उन्होंने डिमांड दिया था उसको आज तक लागू भी नहीं किया। और किसान आंदोलन के दौरान करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था। उस दौरान आईएएस अधिकारी का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें वह पुलिस के जवानों को यह कहते हुए नजर आए थे कि अगर कोई भी सीमा पार करता है तो उसका सिर फोड़ दिया जाए, जिस पर काफी बवाल भी मचा था। सरकार ने इसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया था, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल को सौंपी गई थी। हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल से खास बातचीत की है। आंदोलन के दौरान करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया।
इस दौरान एक आईएएस अधिकारी की वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें आईएएस अधिकारी साफ तौर पर पुलिस के जवानों को निर्देश देते हुए नजर आए कि यदि किसान सीमा पार करते हैं तो उनके सिर फोड़ दिए जाएं। आनन फानन में सरकार द्वारा इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल को सौंपी गई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, आयोग का गठन किया गया था, एक लंबी प्रोसेस रही, आई थिंक 3 महीने की प्रोसेस रही, 100 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए। क्या कुछ रहा इस पूरे प्रोसेस में? इसमें ऐसे था, वो जो किसान को चोट लगी, कुछ किसानों को, फिर उन्होंने सरकार पर प्रेशर डाला कि इसमें कोई जुडिशियल इंक्वायरी करी जाए, तो फिर ताकि हमारे को इंसाफ मिल सके। बल्कि 1-2 किसानों ने तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी डाल दी थी इसी ग्राउंड के लिए कि आप कोई जुडिशियल इंक्वायरी करो, जिसमें फार्मर हाई कोर्ट जज जो इंक्वायरी करे और सारे फैक्ट्स दुनिया के सामने आए। तो वो फिर जुडिशियल कमीशन जब इन द मीन टाइम अपॉइंट हो गया था, तो एडवोकेट जनरल ने वहां बयान दे के ये खत्म करवा दी थी और रिट पिटीशन डिसमिस हो गई थी कि हमने जुडिशियल फार्मर हाई कोर्ट जज को ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया है टू इंक्वायर इनटू द मैटर। सर, ये बताएं कि जब अपॉइंट कर दिया गया था आपको, तो उसके बाद आप लगातार करनाल और पंचकुला के दौरे पे रहे, बहुत सारे गवाहों के बयानात लिए, एक तकरीबन 150 पन्नों की रिपोर्ट भी आपने जो है बनाई। क्या कुछ था उस पूरी रिपोर्ट के अंदर? मैं सरकार ने जो 25 सितंबर को नोटिफिकेशन इशू करी थी मेरे को अपॉइंट करने की, कमीशन ऑफ इंक्वायरी लाने की, और उसमें ये लिखा था कि 1 महीने में हमारे को इंक्वायरी रिपोर्ट दे दो। तो 11 अक्टूबर को हमारे को इसकी इंटीमेशन मिली, जिसकी वजह से कोई फॉर्मेलिटियां वगैरह होती हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से वेरीफाई होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जाता है। तो 11 अक्टूबर को मेरे को इंटीमेशन आ गई थी। मैं 11 अक्टूबर को ही करनाल चला गया था देखने के लिए कि कहाँ उनका फासला क्या है। यहाँ सीएम साहब का प्रोग्राम होना था और यहाँ किसान आंदोलन उन्होंने करना था। तो फिर हमने वो 1 महीने में संभावना नहीं थी, तो हमने फिर एप्लीकेशन दी थी हरियाणा गवर्नमेंट को कि हमारा टाइम एक्सटेंड कर दो। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे 2 महीने और एक्सटेंड कर दिए थे और कमीशन की ये लाइफ थी 24 दिसंबर तक हमने रिपोर्ट तैयार कर दी थी इसकी। सर, ये बताएं कि इस पूरे मामले पे जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ आईएएस अधिकारी का, उसको लेकर क्या कुछ तथ्य जो थे वो निकलकर सामने आए? हम इंक्वायरी ये करते रहे, कुछ करनाल होल्ड करी, कुछ दिन हमने पंचकुला सेक्टर 14 में भी हमारा ऑफिस था, वहां बैठ के हमने गवाह लिखे। कुल 100 गवाह हमने लिखे थे इसके बारे में, और फिर हमने रिपोर्ट पेश कर दी थी। 150 पेज की हमारी रिपोर्ट बनी थी। तो हमने 24 दिसंबर को फिर ये रिपोर्ट दस्तखत करके दे दिए थे उनको। इस रिपोर्ट को आपने मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या सौंपा, नहीं सौंपा, उन्होंने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, उसके बारे में बताएं। इन द मीन टाइम क्या हो गया था, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसानों के आपस में समझौता हो गया था। सरकार ने 29 नवंबर को गुरुपुरब वाले दिन, वो जो 19 नवंबर को उन्होंने विड्रॉ करने का एश्योरेंस दे दी थी, और 29 नवंबर को जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ, पहले दिन ही उन्होंने 3 कानून जो थे वो विड्रॉ कर लिए थे, जो फार्म लॉज थे। तो उसके बाद उनका ये भी एग्रीमेंट हो गया था कि हम जो किसानों के खिलाफ केस दर्ज करें वो वापस ले लेंगे, किसानों ने जो करी थी वो वापस ले लेंगे, क्योंकि हमारा कमीशन भी किसानों की शिकायत के ऊपर बना था। इसलिए फिर वो सरकार ने मतलब रिपोर्ट भी ली नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो है, जो बातें निकलकर सामने आई कि बहुत से किसान जख्मी तो हुए थे, लेकिन एक किसान की मृत्यु भी हुई थी। तो ये मैटर जो है काफी सेंसिटिव हो जाता है जब किसी किसान की मृत्यु होती है। तो उसको लेकर क्या कुछ की अपडेट्स हैं अभी? इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ आपको वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन वो जो ज्यादा इश्यू हमारे आगे वो यही था कि कुछ किसानों को जो चोटें वहां लाठीचार्ज हुआ, और दूसरा ये था कि आपने वो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेवार आदमी कौन है, और तीसरा इशू ये था कि जो आयुष सिन्हा आईएएस ने रिमार्क्स करे थे कि किसानों के सिर फटे होने चाहिए, उसके बारे में मैंने फाइंडिंग देनी थी। तो अभी मौजूदा समय में सर क्या अपडेट मान के चलें? क्या आयोग डिसमिस कर दिया गया है या रिपोर्ट को अब जो है सिरे से खारिज कर दिया गया है? क्या है असलियत में इसकी इनपुट्स क्या है अभी?
24 दिसंबर को रिपोर्ट तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने पता करा था सीएम साहब के ऑफिस में। तो सीएम साहब काफ़ी बिजी थे उन दिनों में, क्योंकि कुछ कोरोना की बात थी, कुछ वैसे भी सरकार के फाइनेंस के बारे में डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग वगैरह होती थी। तो फिर मैंने 3 जनवरी को अपना चार्ज छोड़ दिया था। मैंने ये लिख दिया था कि रिपोर्ट हमारे पास है, जब सीएम साहब को टाइम मिलेगा तो हम रिपोर्ट पेश कर देंगे। फिर 5 जब किसानों ने कहा कि जी आप अब जरूरत तो हमारी है नहीं है, क्योंकि अपना राजीनामा गवर्नमेंट का और फार्मर्स का हो गया है, तो फिर 5 जनवरी को सरकार ने वो जो कमीशन को वाइंड अप कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. अग्रवाल, जिन्होंने बाकायदा लगभग 3 महीनों का समय लेकर 150 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की और जिसे बाकायदा सौंपने की तैयारी भी उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के सामने रखनी थी। लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन जो है समाप्त हुआ, सरकार द्वारा किसानों की मांग जो है कृषि कानूनों को वापस करने की जो मांग थी उसे मान लिया गया। उसके बाद इस पूरे आयोग को जो है वो अभी डिसमिस कर दिया गया है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन की। और खबर यमुनानगर से है, जहां कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यमुनानगर की जिला जेल अधीक्षक संजीव पाठक और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हुई। वहीं यमुनानगर के कई डॉक्टर और हेल्थ वर्कर भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यमुनानगर में जहां कल 155 मामले सामने आए, वहीं 147 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इस समय यमुनानगर में 793 एक्टिव केस है। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि 1 जनवरी के बाद कोरोना के मामलों में तेजी आई है। पहले जहां दिसंबर तक कोरोना 7% था, वहीं अब बढ़कर 4.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए जहां वैक्सीनेशन जरूरी है, साथ ही साथ सावधानी बरतनी भी बेहद जरूरी है। कहा कि जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जिनका इम्यून स्तर कम है, चाहे वो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, चाहे हमारे गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति हैं, डायबिटीज हाइपरटेंशन के मरीज हैं, लगातार किसी की कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट पर हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए बाहर निकलने का ये अच्छा समय नहीं है, क्योंकि ये बीमारी अगर उनको अपने शिकंजे में ले लेती है तो उनके लिए काफी गंभीर हो सकती है। तो ऐसे लोग अब बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। जो व्यक्ति बाकी दूसरे व्यक्ति भी अगर यदि जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलते हैं तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और अहम खबरों के साथ।